दोस्तों आज मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और उस कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आप लोगों से अपने दिल का जो दर्द है वो साझा किया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो हमारे वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, ये व्यूज़ अब तक के सबसे कम व्यूज़ हैं। लेकिन मुझे अफसोस नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द है, तकलीफ़ है। और दोस्तों देखते ही देखते हमने इस चैनल पर आप लोगों के साथ में, आप लोगों के प्यार में 21,000 सब्सक्राइबर का अचीवमेंट यानी एक पहाड़ जैसा जो लक्ष्य है, आप लोगों के प्यार से, मोहब्बत से हमने हासिल भी किया है। हालांकि जब मेरा पहला वाला चैनल डिलीट हुआ था तो उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे और वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आते थे। 50,000, 60,000, लाख भी मेरी वीडियो जाती थी और कुछ वीडियो तो ऐसे भी थे जो मिलियंस में चलते थे। लेकिन दोस्तों जब वो चैनल डिलीट हुआ उसके बाद से आप लोगों के प्यार ने मुझे संभाला है और लगातार आप लोग इस चैनल के माध्यम से मुझे प्यार देते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्या हुआ है कि हमारे चैनल पर व्यूज़ थोड़े कम हो गए। अब उस कम होने के पीछे मुझे दो रीज़न दिखाई पड़ते हैं। पहला रीज़न तो मुझे ये दिखाई पड़ता है कि जो मेरी वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी कम हो गई है, और लेंथ कम होने की जो पीछे जो रीज़न है वो ये है कि इस समय हमारे स्टूडियो का काम चल रहा है और हम अपने बेडरूम से जो कहानियाँ हैं वो आप लोग को सुना रहे हैं, जिस वजह से घर में कुछ थोड़ा सा शोर होता है, बच्चे कच्चे होते हैं, तो उनकी वजह से, शोर की वजह से बचने के लिए थोड़ा सा लेंथ वीडियो का कम हो जाता है। मैं संक्षेप में आप लोग को सुना देता हूँ, यही वजह मुझे दिखाई पड़ रही है। अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि जो व्यूज़ डाउन जा रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है? क्या जो समय है हमारा 10 बजे का, क्या ये लेट हो जाता है? क्या कहानी उससे पहले सुनानी चाहिए? और जो वीडियो की लेंथ कम हुई है, क्या ये एक मेन वजह है जो जिसकी वजह से हमारे व्यूज़ थोड़े डाउन हुए हैं? खैर दोस्तों, आप लोग लगातार प्यार देते चले आए हैं, ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस आप लोग का जो प्यार है ये हमेशा चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत मुझे इस चैनल को खड़े करने में लगी है उससे ज़्यादा कहीं मेहनत आप लोगों ने इस चैनल के लिए की है। और इसीलिए मैं आप सबको अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह समझता हूँ, सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ताकि सबको अच्छा फील हो और किसी को ऐसा ना लगे कि मैं किसी के कमेंट्स को इग्नोर करता हूँ। तो दोस्तों आज की घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा और आज की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करा करें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी है, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर में एक जगह पड़ती है कल्याणपुर। और दोस्तों साल 2022 की ये घटना है। कल्याणपुर में एक परिवार रहता है, परिवार काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़तदार परिवार, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन, यानी कि इस परिवार में जो मुखिया हैं यूपी पुलिस में एक आला दर्जे के अधिकारी रह चुके हैं। और आला दर्जे के अधिकारी रहने के बाद में वो पुलिस से एक तरीके से जब वो रिटायर हुए तो आप सभी लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति कितना अच्छी उसकी रसूख होगी, कितना अच्छा शहर में उसका नाम होगा। और इनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम ऋषभ तिवारी। अच्छा, जो बेटा ऋषभ तिवारी है ये भी अपना बिजनेस करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है। उधर पिता उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक ऊंची पोस्ट पे थे, एक ऊंचे ओहदे पे थे, वो भी रिटायर हुए थे। तो पैसे की तो कोई चीज़ की कमी थी नहीं, परिवार में हर चीज़ ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक थी, जो ऋषभ है उसकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी और अभी तक उसकी शादी हुई नहीं थी। या फिर यूँ कहें कि ऋषभ अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में इतना ज़्यादा मशगूल, इतना ज़्यादा बिजी रहते थे कि इनको कभी शादी करने का ख्याल ही नहीं आया। और इसी वजह से जो इनकी उम्र थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों जो ऋषभ था उसका सोचना था, उसका मानना था कि वो अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद में कौन सा उसकी उम्र भागी गई है, शादी कर लेगा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो वक्त था ये गुजरता रहता है और ऋषभ अपने कामकाज में बिजी रहता है। इसी वजह से आप सभी लोगों को पता है कि दोस्तों कानपुर के अंदर प्रदूषण तो काफ़ी रहता है। इस वजह से जब ऋषभ की उम्र 36 साल के आसपास हुई तो 36 साल की उम्र में ऋषभ लगभग 50 साल का बूढ़ा दिखने लगा। इसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, बाल पक चुके थे। आज जो ऋषभ के पिता ऋषभ को देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके बेटे की उम्र निकली जा रही है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी की चिंता करते हैं। और उसके बाद में ऋषभ से बात भी की जाती है कि शादी कर लो। उधर ऋषभ की जो माँ होती है ये भी ऋषभ के ऊपर प्रेशर डालती है, ऋषभ के पिता भी ऋषभ के ऊपर प्रेशर डालते हैं। कहते हैं कि पूरे ख़ानदान में एक तुम ही बेटे हो और पूरे घर के अंदर चश्मोचिराग हो, और ना तो तुम्हारे घर में कोई दूसरा भाई है ना बहन है, क्यों ना तुम शादी कर लो और शादी करने के बाद में हमें हमारी बहू का मुंह दिखा दो, पोती पोते आ जाएं, बस इस तरीके से हमारी ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका है। अब आगे कितनी उम्र बची है इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जितनी भी बची है
हम अपने पोती पोतों के बीच में अगर गुजारेंगे तो ये पल खुशगवार गुजरेंगे। अब दोस्तों, जब ऋषभ अपने माता पिता के द्वारा ये बातें सुनता है तो उसके भी मन में आ जाता है कि माता पिता जो कुछ कह रहे हैं ये सच है। अब वक्त आ चुका है उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। अब दोस्तों, उसके बाद में लड़की देखने की तलाश की जाती है। अब चूंकि दोस्तों ऋषभ का जो घर था, उसके जो माता पिता थे, इन्होंने इतना अच्छा रसूख बना लिया था, पैसे की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। यानी एक तरीके से जब रिश्ते की बात चलती है तो ऋषभ के लिए रिश्तों की लाइनें लग जाती हैं। और जिस घर में भी ऋषभ के पिता अगर हाथ रख दें तो कोई भी ऐसा नहीं था जो ऋषभ के रिश्ते के लिए मना करता। अब दोस्तों, ऋषभ जो था वो आए दिन लड़कियों से मिलना जुलना शुरू करता, उनके फ़ोटोज़ देखता। अब दोस्तों, कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसका घर परिवार पसंद नहीं आता, अगर कोई घर परिवार पसंद आ जाता तो लड़की पसंद नहीं आती। कोई लड़की ऋषभ को पसंद आ जाती तो ऋषभ के माता पिता को पसंद नहीं आती। कोई लड़की ऋषभ के माता पिता को पसंद आ जाती तो ऋषभ को पसंद नहीं आती। इसी तरीके से चीज़ें लगातार चल रही थी, समय लगातार बीत रहा था। लेकिन दोस्तों, होते करते आखिरकार एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास है, वो लड़की इन्हें मिलती है। हालांकि वो जो लड़की थी वो हैसियत में, रुतबे में, पैसे में, माल में इनके बराबर तो नहीं थी, लेकिन उसकी जो शक्ल सूरत थी, उसकी जो खूबसूरती थी, उसका जो नेचर था, उसके अंदर जो गुण थे, वो लड़की देखने में ऐसी खूबसूरत लड़की थी कि मानो छू दो तो दाग लग जाए। अब दोस्तों, जब ऋषभ के परिवार वालों को ये लड़की मिलती है, यानी इस लड़की का जो रिश्ता है जब ऋषभ के लिए आता है, लड़की का नाम सपना, उम्र लगभग 26 साल के आसपास। अब दोस्तों, जो ऋषभ था उसकी उम्र 36 साल के आसपास थी, इस लड़की की उम्र 26 साल के आसपास। जब ऋषभ के घर वाले इस लड़की को देखते हैं तो देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि ये लड़की इतनी ज़्यादा गुणी, देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत। उधर जो लड़की के घर वाले होते हैं ये भी बेहद खुश होते हैं कि उनको इतना पैसे वाला, इतना अच्छा लड़का मिल गया। इधर जो लड़के वाले होते हैं ये भी बेहद खुश होते हैं कि उनके बेटे को इतनी अच्छी दुल्हन मिल गई, इतनी अच्छी पत्नी मिल गई। अब दोस्तों, उसके बाद में शादी होती है और शादी होने के बाद में दोनों ही परिवार बेहद खुश होते हैं। ऋषभ सोचता है कि उसको आखिर इतनी खूबसूरत पत्नी कैसे मिल गई। उधर जो ऋषभ के माता पिता हैं वो सोचते हैं कि शायद उनकी पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम रहे होंगे, कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, जिसकी वजह से उनके बेटे को इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा गुणी लड़की मिली है। अब दोस्तों, उसके बाद में शादी के कुछ महीने गुजरते हैं। ऋषभ जब अपने दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा बाहर निकलता है, अपने कामकाज की तरफ बढ़ता है, उसका जो बिज़नेस था उस बिज़नेस को देखता है, तो उसकी कई जगह मीटिंग होती है, उस मीटिंग्स में उसे जाना पड़ता। यानी ऋषभ अपनी पत्नी के साथ अच्छी ज़िंदगी तो बिता रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो काम था ये उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट था। इसलिए ऋषभ अब काम के सिलसिले में कभी कभी बाहर जाता, यानी हल्के हल्के ऋषभ अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। अब इसकी जो दूरियां थी ये उसकी पत्नी सपना के साथ में बढ़ने लगती हैं। अब दोस्तों, शादी के बाद में तो ऐसा होता है कि कुछ महीने पति पत्नी बेहद प्यार से रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब पति अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता है तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद उसका जो प्यार है पति का वो कम हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ये किसी भी लड़के को बाहर लेके जाती हैं। अब दोस्तों, जब ऋषभ अपनी पत्नी से थोड़ा सा दूरियां बनाता है अपने काम के सिलसिले में, तो ऋषभ की जो पत्नी है ये रातों को अक्सर किसी से फ़ोन पे बात किया करती है। अब जब ऋषभ के माता पिता अपनी ही बेटे की बहू सपना को देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि आखिर ये रात में किससे बात करती है, तो पहले तो इस माता पिता को ये लगता है कि शायद ये ऋषभ से ही बात करती है, लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइज़ होता है कि ये ऋषभ से नहीं बल्कि किसी और से बात करती है, क्योंकि बात करने का जो लहजा है, बात करने का जो तरीका है ये बिल्कुल अलग है। ऋषभ से बात करेगी तो शायद इस तरीके से नहीं करेगी। अब दोस्तों, ऋषभ के माता पिता जब अपनी ही बेटे की जो पत्नी होती है उसको किसी और से बात करते हुए देखते हैं, उन्हें एकदम से धक्का सा लगता है। इस बारे में वो ऋषभ से बात करते हैं, ऋषभ से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी रातों को किसी और से बात करती है, तुम पता लगाओ क्या ये सच है। अब दोस्तों, जब ऋषभ ये बातें अपने माता पिता के द्वारा सुनता है तो उसका जो गुस्सा होता है ये 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधा सीधा अपनी पत्नी सपना से जाकर पूछता है, क्या तुम किसी और से बात करती हो? तो जो सपना होती है ये फूट फूट कर रोने लगती है, और रोने के बाद में ये अपने पति ऋषभ से कहती है कि जब उसने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए, तुम्हारे साथ 7 जन्म बिताने का फैसला लिया है, तो भला किसी और से क्यों बात करेगी। अब जब ऋषभ अपनी पत्नी के द्वारा ये बातें सुनता है तो उसके ऊपर यकीन कर लेता है और उसके बाद में वापस से अपने कामकाज में लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर जो इसकी पत्नी थी सपना, ये जिससे प्यार करती थी, जिससे बात किया करती थी, उस व्यक्ति का नाम था राज कपूर, यानी राज, जो कि इसके कॉलेज टाइम से ही इसका बॉयफ्रेंड रहा है। और जो सपना थी ये राज कपूर के साथ में ही रहना चाहती थी, उसी के साथ में जीना चाहती थी, यानी अपनी ज़िंदगी के जो आगे के पल थे
ये उसने राज कपूर को सौंप दिए थे, इसीलिए ये रातों को राज कपूर से बात किया करती थी। दरअसल दोस्तों जो सपना थी, सपना ने जो ऋषभ से शादी की थी, ये ऋषभ से नहीं की थी, बल्कि इसकी नज़र उसकी प्रॉपर्टी पे थी, उसकी दौलत पे थी, क्योंकि ऋषभ अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। और जो सपना थी, उसके माता पिता ने ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ऋषभ से उसकी शादी करा दी थी। इसीलिए जो सपना थी, ये अक्सर अपने प्रेमी राज कपूर से बात किया करती। जब जब ऋषभ घर से बाहर जाता, तब तब जो सपना थी ये अपने प्रेमी से बात करती। अब दोस्तों जब ये लगातार अपने प्रेमी से बात करती है, जब भी इसे समय मिलता है, धीरे धीरे ये जो बात थी ये पूरे घर में फैल जाती है, सबको पता चल जाता है, धीरे धीरे रिश्तेदारों में फैलती है, अब पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। और दोस्तों जब पूरे मोहल्ले के अंदर ये बात फैलती है कि जो सपना है ऋषभ की पत्नी, वो किसी और से प्यार करती है, तो मोहल्ले में ऋषभ की बहुत ज़्यादा बदनामी भी होती है। ऋषभ किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों अगर किसी की पत्नी रात भर किसी और व्यक्ति से बात करेगी तो जिस व्यक्ति की वो पत्नी है उसकी बड़ी बदनामी होगी। अब दोस्तों जब ये बातें मोहल्ले में फैलने लगते हैं, ऋषभ को आए दिन इन बातों के बारे में पता चलता, और जब वो घर आता, अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता, इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता, तकरार होती। और ये जो झगड़ा था ये आए दिन लगातार अब बढ़ने लगा था, और इसी बात को लेकर ऋषभ भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। दरअसल जो सपना थी उसकी उम्र तो 28 साल थी, लेकिन जो ऋषभ था ये अब 40 के आसपास पहुंच चुका था। शादी के लगभग 1.5 से 2 साल का समय बीत चुका था। अब ऋषभ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, वो अब उससे भला शादी कौन करेगा। उधर जो उसकी पत्नी सपना है ये आए दिन उससे झगड़ा करती है, आए दिन उससे लड़ाई करती है, यानी ऋषभ की जो ज़िंदगी थी ये कश्मकश में गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों जब लड़ाई झगड़ा इनमें अक्सर होता रहता, तो एक दिन इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि जनवरी साल 2022 के महीने में जो सपना होती है ये अपने ससुराल वालों से रूठती है, और रूठने के बाद में अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों जो सपना थी ये अपने मायके चली जाती है, और मायके जाने के बाद में अपने पति से कहती है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी, और तुम्हें मेरे चरित्र पर इतना ज़्यादा शक है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने जैसी कोई बुढ़िया महिला ढूंढ लो और उसी के साथ रहो, अब वो वापस नहीं आने वाली। अब दोस्तों जब सपना अपने मायके चली जाती है, वहाँ पर जाके रहने लगती है। इधर जो ऋषभ के माता पिता थे, इनकी समाज में इतनी ज़्यादा इज्जत थी, इनकी इज्जत समाज में ख़राब होने लगती है। उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि क्यों ना सपना को मना कर घर वापस ले आते हैं, क्योंकि इनको लगता था कि इनकी जो इज्जत है ये समाज में ख़राब हो रही है और लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर वो अपने मायके में रहेगी तो बड़ी बदनामी का सबब बनेगी। इसलिए ये लोग सपना के पास पहुँचते हैं, और सपना के पास पहुँचने के बाद में कहते हैं कि बेटा तुम अब घर चलो, और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और जो घर की बात है उसे घर के अंदर ही दफना दो, क्योंकि अगर तुम अपने मायके में रहोगी तो तुम्हारी भी बड़ी बदनामी होगी, तुम्हारे माता पिता की भी बड़ी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने चल कर ससुराल में रहो, और जो बदनामी है वो एक तरीके से ख़त्म हो। लोग तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, इसलिए तुम बस अपने घर चलो। अब दोस्तों जो सपना थी वो किसी भी तरीके से अपने ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दोस्तों जो मान मनोवर का जो कार्यक्रम होता है ये लगभग 3 महीने तक चलता है, और अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2022 में आखिरकार जो सपना होती है ये अपने ससुराल आ जाती है। और ससुराल में आने के बाद में जब ये वापस से अपने पति ऋषभ के साथ में रहना शुरू करती है, उसके बाद में फिर आए दिन वही झगड़े, वही सारी चीज़ें दोबारा से होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों अप्रैल से, यानी जब अप्रैल में ये अपने ससुराल आती है, कुछ ही महीने का समय गुजरता है कि तुरंत इसके जो ससुर होते हैं, यानी ऋषभ के जो पिता होते हैं, किसी बीमारी के चलते उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। अब दोस्तों जब उनकी डेथ होती है, उसके बाद में जो भी रस्में, जो भी रिवाजों के मुताबिक जो भी कार्यक्रम घर में होते हैं वो सारे होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही सारे कार्यक्रम फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं, जो सपना होती है ऋषभ की जो पत्नी है ये एकदम से सुधर जाती है, और ये ऋषभ के साथ में भी अच्छा व्यवहार करती है। ऋषभ की जो माँ होती है उनका भी बेहद ख्याल रखती है, यानी पुरानी सारी बातों को ये भूल चुकी थी, और अब इसके जो व्यवहार है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। अब जब ऋषभ के पिता की डेथ हुई थी, तो पिता की डेथ के बाद में ऋषभ के साथ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई। उसको शुगर हो गया, उसको बीपी भी हो गया, बाल मानो सफ़ेद हो चुके थे। यानी पिता की मौत के बाद में ऋषभ को भी बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था, और इस वजह से ऋषभ भी अब आए दिन अपनी पत्नी से लड़ना झगड़ना कम कर देता है। अब जो सपना थी ये अपनी सास का भी ख्याल रख रही थी, पति का भी ख्याल रखती, सास को भी दवा देती और पति जो था उसको भी दवा देती। अब कहीं ना कहीं ऋषभ और उसकी माँ को भी लगने लगा था कि जो घर के मुखिया यानी ऋषभ के जो पिता हैं उनकी डेथ के बाद में
शायद सपना के मन में जो पत्थर था वो पत्थर टूट चुका है, पिघल चुका है और अब सपना ने भी इस घर को अपना लिया है। अब बेहद ही अच्छे तरीके से वो ऋषभ की माँ और ऋषभ का ख्याल रख रही थी। इधर जो ऋषभ था और ऋषभ की जो माँ थी ये भी बेहद खुश थे कि सपना बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों जो सपना थी इसके मन में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल जो सपना थी इसकी जो नज़र थी वो ऋषभ की प्रॉपर्टी पे थी और इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसके मन में एक बहुत ही ज़हनी प्लान चल रहा था। अब दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। जो सपना थी एक ऐसे वक्त का इंतज़ार कर रही होती है कि जिस समय अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। और दोस्तों उसके बाद में जब समय गुजरता रहता है तो आखिरकार महीना आता है नवंबर का, नवंबर साल 2022। ऋषभ जो था ये अपने काम से अपने घर आता है और घर आने के बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि 27 तारीख को उसके एक दोस्त के यहाँ शादी है और वो शादी में जाएगा, तो उसके जो कपड़े हैं ये सारे रेडी कर देना, यानी प्रेस इस्त्री वगैरह करके रख देना। अब जो सपना थी ये सपना ऋषभ से पूछती है कि अच्छा तुम शादी में जाओगे तो किस चीज़ से जाओगे, क्या बाइक से जाओगे या फिर कार से जाओगे। तो जो ऋषभ होता है ये कहता है कि पास में ही शादी है, स्कूटी से चला जाऊंगा और न्योता वगैरह देना है, लिफाफा वगैरह जो भी रहेगा दे के घर वापस आ जाऊंगा। अब जैसे ही ऋषभ सपना को ये बात बताता है तो सपना के मन में एक ऐसा खूनी आइडिया आता है कि जिसका इंतज़ार वो शायद ही कई महीनों से कर रही थी। अब दोस्तों उसके बाद में जो सपना होती है तुरंत अपने प्रेमी राज कपूर को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में उसे पूरा प्लान समझाती है कि यानी अब से 10-15 दिन के बाद में जो 27 नवंबर तारीख आएगी उसी तारीख में ऋषभ अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में जाने वाला है और शादी में वो जाएगा तो स्कूटी से जाएगा। यानी बातों ही बातों में अब जो सपना थी और उसका जो प्रेमी था राज कपूर, इन दोनों के बीच में सारी सहमति बन चुकी थी। उसके बाद में जो राज कपूर होता है ये अपने एक दोस्त सीटू को अपने साथ मिलाता है और उसके बाद में जो राज कपूर था ये ऋषभ की रेकी करना शुरू कर देता है और इसकी रेकी करता है कि कब ये शादी में निकलेगा, कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 27 तारीख आती है और 27 तारीख आने के बाद में जो ऋषभ था अपनी स्कूटी से शादी में जाने के लिए निकलता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर शादी होती है। चूँकि गांव का मामला था, अपनी स्कूटी पार्क करता है, उसके बाद में शादी में शिरकत देने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों पीछे ही पीछे जो राज कपूर था ये अपने दोस्त सीटू को लेकर पहुंचता है और उसकी स्कूटी को पंक्चर कर देता है। अब स्कूटी को पंक्चर कर चुका था और पास में ही बैठकर इंतज़ार करने लगता है कि जो ऋषभ है ये कब वापस आएगा। अब दोस्तों उसके बाद में ऋषभ वापस आता है और वापस आने के बाद में जैसे ही अपनी स्कूटी को बाहर निकालता है, स्टार्ट करता है आने के लिए, तो देखता क्या है कि उसका स्कूटी का जो टायर है पंक्चर हो चुका है। अब जो ऋषभ था ये बेहद परेशान हो जाता है, सोचता है कि अचानक से कैसे उसकी जो स्कूटी है पंक्चर हो गई। अब चूंकि दोस्तों गांव का मामला था तो पंक्चर की जो दुकान थी वो नज़दीक तो होती नहीं है। कई गाँव में ऐसा होता है कि पंक्चर लगता ही नहीं है। इसलिए ऋषभ फैसला करता है कि ये पैदल ही जहाँ पर पंक्चर लगेगा पैदल ही अपनी स्कूटी को लेके जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब ये घिसटते हुए और अपने पैदल ही धक्का लगाते हुए इस स्कूटी को लेकर निकलता है और पीछे ही पीछे जो राज कपूर होता है ये कुछ अरसे से चलने लगता है। अब दोस्तों ऋषभ आगे आगे चल रहा है और ये लोग थोड़ा पीछे फासले से आ रहे हैं। अब जैसे ही एक ऐसी जगह पर ऋषभ पहुंचता है जहां पर ना कोई उजाला होता है ना लाइट होती है। अब वहीं पर जो राम कुमार होता है ये अपने दोस्त सीटू के साथ में ऋषभ के ऊपर चॉपर से हमला करता है, यानी एक बड़े से चाकू से। उसके बाद कई जगह उसके जिस्म पर जख्म लगते हैं। ऋषभ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि इसी बीच में पीछे से एक बाइक आ जाती है। अब जैसे ही बाइक की आने की आवाज़ जो राज कपूर है और उसका जो दोस्त है सीटू ये लोग सुनते हैं, ये वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं, यानी भाग छूटते हैं। अब ऋषभ को वो व्यक्ति जब जख्मी हालत में देखता है जो पीछे से बाइक आ रही थी, कुछ और लोगों को भी खबर की जाती है। तुरंत ऋषभ को एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। अब ऋषभ को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और इधर इस बात की खबर जो ऋषभ की माँ तक पहुंचती है, ऋषभ के घर तक पहुंचती है, तो ऋषभ की माँ भी बेहद परेशान कि उसके बेटे की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी, किसी ने क्यों उसके बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। माँ की जो परेशानी थी उसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल। उधर जो पत्नी थी जिसका नाम सपना, ये भी बेहद परेशान होती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। अब दोस्तों जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है ये ऋषभ की माँ से की जाती है कि किसी के साथ में कोई दुश्मनी रही है या किसी से कोई लेन देन वगैरह ऐसा रहा हो। तो ऋषभ की जो माँ होती है ये कहती है कि साहब ना तो किसी से कोई लेन देन है ना किसी से कोई झगड़ा, उसका जो बेटा है काफ़ी ज़्यादा सीधे मिजाज का है। उसके बाद में ऋषभ से पूछा जाता है कि तुम पे जो हमला हुआ वो किसने किया। तो ऋषभ कहता है कि ना तो मैं उसे जानता हूँ और ना मैं उसे सही तरीके से देख पाया।
उसके बाद में ऋषभ की जो पत्नी होती है जिसका नाम सपना, इससे पूछा जाता है तो ऋषभ की जो पत्नी सपना होती है ये अलग ही बात बताती है। दरअसल ये कहती है कि जो पड़ोस में एक व्यक्ति है जिनका नाम रामकिशन, उसने ही उसके ससुर से 3 लाख रुपए उधार लिए थे और जब ऋषभ ने उससे 3 लाख रुपए के बारे में बात की तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। हो ना हो उसके पति के ऊपर हमला उसी ने किया है, अगर उसने नहीं किया है तो शायद किसी से करवाया है। अब जैसे ही पुलिस वाले सपना की ये बात सुनते हैं तुरंत पड़ोस में जो रामकिशन होते हैं इन्हें उठाते हैं। उठाने के बाद में इन्हें पुलिस थाने लेके पहुंचते हैं। अब चूंकि दोस्तों जो रामकिशन बेचारा व्यक्ति जो था ये बेकसूर था, अपनी बेगुनाही के सारे सबूत पुलिस के सामने रखता है। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में जो ऋषभ होता है इससे पूछताछ करती है और ऋषभ से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है ये बोल रही है कि 3 लाख रुपए रामकिशन से लेने के लिए तुम गए हुए थे। उधर जो ऋषभ होता है ये कहता है कि 3 लाख रुपए, कौन से 3 लाख रुपए, मैं तो किसी 3 लाख रुपए के बारे में जानता भी नहीं और ना तो मैं 3 लाख रुपए लेने के लिए गया था। अब पुलिस की जो शक की सुई होती है कहीं ना कहीं जो ऋषभ की जो पत्नी होती है सपना, इस सपना के ऊपर पहुंचती है। लेकिन सीधे सीधे सपना को ना तो उठाया जा सकता था ना तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता था, क्योंकि वो एक करोड़पति व्यक्ति की पत्नी थी, एक पुलिस वाले की बहू थी। इसलिए सीधे सीधे तो पूछताछ करना या फिर उठाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए पुलिस अपनी छानबीन जो थी उस छानबीन के अंदर और भी ज़्यादा गहनता लेके आती है। अब दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं ये सपना के ऊपर बेहद करीबी नज़र रखने लगते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में चूँकि 27 तारीख को ये ऋषभ के ऊपर हमला हुआ था, 28 तारीख तक सारी पूछताछ हो जाती है। उसके बाद में जो ऋषभ होता है ये भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, घर आता है। इसकी तबीयत जो होती है इसमें सुधार होने लगता है और 28 तारीख के बाद में जैसे ही 2 से 3 तारीख आती है, 2 से 3 तारीख के अंदर पुलिस को एक खबर मिलती है कि जो ऋषभ है उसकी डेथ हो गई है। अब जब इस तरीके की खबर पुलिस को मिलती है तो पुलिस की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर हमला हुआ था उसके बाद में हॉस्पिटल के अंदर उसका ट्रीटमेंट चला, उसकी हालत में सुधार आया, उसके जो ज़ख्म थे ये भी भरने लगे थे, लेकिन अचानक से उसकी कैसे डेथ हो गई। इसलिए पुलिस वाले दौड़े दौड़े भागे भागे ऋषभ के घर पहुंचते हैं और ऋषभ के घर पहुंचने के बाद में कहते हैं कि दरअसल इस डेड बॉडी को हमें चाहिए और हम इस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराएंगे। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले पोस्टमार्टम की बात करते हैं जो ऋषभ की माँ होती है ये फूट फूट कर रोने लग जाती है और ये कहती है कि उसके बेटे को कहीं भी मत ले जाना। वो नहीं चाहती कि उसके बेटे के साथ में कोई छेड़छाड़ की जाए, उसके जिस्म में कोई चीर फाड़ की जाए। आमतौर पे दोस्तों आप लोग देखते हैं कोई भी गार्जियंस होते हैं या फिर कोई भी माँ बाप, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ में छेड़छाड़ हो, लेकिन दोस्तों पुलिस तो पुलिस होती है, उसे तो अपनी ड्यूटी निभानी है। लिहाजा पुलिस उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब चूँकि दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए पुलिस का जो शक था वो कहीं ना कहीं सपना के ऊपर था। इसलिए पुलिस अब सपना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। अब दोस्तों पुलिस जब पूरी लिस्ट बनाती है उसकी कॉल डिटेल, उसके व्हाट्सएप के चैट, तो एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट बनती है जिसे देखने के बाद में हर कोई हैरान रहने वाला था, हर कोई परेशान रहने वाला था। दरअसल दोस्तों पुलिस ने जो कॉल डिटेल जो व्हाट्सएप चैट निकाली थी, उस व्हाट्सएप चैट में एक चीज़ का खुलासा होता हुआ पुलिस को दिखाई पड़ता है। दरअसल जो सपना है ये अपने बॉयफ्रेंड, जो मैंने आप लोग को नाम बताया था जिसका नाम राज कपूर, इस राज कपूर को 3 लाख रुपए की सुपारी अपने पति को मारने के लिए, जो पिछली 26 तारीख गुजरी है यानी 27 तारीख को हमला हुआ था, तो 26 तारीख को ये अपने बॉयफ्रेंड को अपने पति की सुपारी देते हुए दिखाई पड़ रही है। चलो एक चीज़ तो साफ थी, एक गुत्थी तो साफ थी, जो सुलझती हुई दिखाई पड़ रही थी कि जो उसके ऊपर हमला हुआ था उस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी का हाथ था। लेकिन दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा पुलिस के सामने सवाल था वो ये था कि आखिर ऋषभ उस हमले से बच गया, उसके बाद में वो कैसे आखिर अपने घर में पड़ा पड़ा मर गया। ना तो उसके गले पर कोई ऐसा चोट का निशान था, ना तो उसके जिस्म पर कहीं पर कोई निशान था, ना तो जहर की कोई पुष्टि हो पाती है। लिहाजा पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बड़ी ही बारीकी से उसकी हर चीज़ को परखती है और बड़े से बड़े डॉक्टर इस पूरी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी इसमें लगते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं इस केस को सुलझाने के लिए। दरअसल डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि जो ऋषभ था पिछले कुछ दिनों से इसके जिस्म में ऐसा कुछ डाला जा रहा था जिसकी वजह से इसके चाहे लंग्स हो या फिर इसका जो लीवर हो और जो पार्ट्स होते हैं अंदर के, वो सारे के सारे सड़ चुके थे। यानी ऋषभ की बॉडी के जो भी सारे पार्ट्स थे उन सारे ही पार्ट्सों ने एकदम जवाब दे दिया, जिसकी वजह से अचानक से ऋषभ की मौत हो गई।
अब दोस्तों उसके बाद में पुलिस को जो भी डाउट था, जो भी शक था, सीधा उसकी पत्नी के ऊपर जाता है। तुरंत सपना को उठाया जाता है और उसके बाद में जब सपना से पूछताछ की जाती है तो वाकई में सपना एक ऐसी कहानी बताती है जो कि इससे पहले है ना ही हमारे देश के अंदर इस तरीके का मर्डर हुआ और ना ही उसके बाद हुआ है। दरअसल जो सपना है, इस सपना का एक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि इसके 2 बॉयफ्रेंड थे। और जो ऋषभ था ये इससे उम्र में लगभग 12 साल बड़ा था। यानी सपना के मन में ऋषभ के लिए ना तो कोई रिस्पेक्ट थी, ना तो कोई लगाव था, ना तो पति पत्नी वाले रिश्ते को ये अहमियत देती थी, क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 बॉयफ्रेंड थे। क्योंकि दोस्तों जो ऋषभ था इसको शुगर हो चुका था, इसको बीपी भी हो चुका था, इसके जो बाल थे पूरी तरीके से पक चुके थे, जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, 70-80 किलो इसका वेट हो चुका था। इसलिए जो सपना थी ये ऋषभ के साथ में रहना ही नहीं चाहती थी। लेकिन दोस्तों जब ऋषभ के पिता की मौत हुई थी तो उसी समय से सपना जो थी ये अलग तरीके से अपना व्यवहार जो थी वो घर के अंदर स्थापित कर रही थी, क्योंकि इसको भी लगता था कि उसका जो पति है ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है और उसके बाद में जब इसका पति मर जाएगा तो उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो उसके नाम में आ जाएगी। लेकिन जो ऋषभ था जब ये मरता नहीं है जल्दी, तो इसके लिए ये अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड जिसका नाम राज कपूर था, जो कि इसके कॉलेज के दिनों का बॉयफ्रेंड था, उसको इसकी सुपारी देती है 3 लाख रुपए में। और वो जो बॉयफ्रेंड था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके बाद में वो बच जाता है और उसकी जो तबीयत होती है वो भी ठीक होने लगती है। लेकिन उसके बाद में वो अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करती है जिसका नाम सुरेंद्र यादव, जो कि एक मेडिकल स्टोर चलाता है। और सुरेंद्र यादव से कहती है कि उसे अपने पति ऋषभ को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है, और इससे पहले उसने हटाने की कोशिश भी की है। अब से 2-4 दिन पहले जो हमला हुआ था वो मैंने ही एक से करवाया था, लेकिन इस मामले में मेरे ऊपर शक जा रहा है, इसलिए उसकी हत्या भी करनी है। लेकिन हत्या इस तरीके से करनी है ना तो मेरे ऊपर कोई शक आए और ना तो लोगों को ये लगे कि ये हत्या हुई है। उसके बाद में जो सुरेंद्र यादव था एक ऐसी दवा सपना को देता है कि जिस दवा से जो अंदर के बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे गल जाते हैं। लिहाजा दोस्तों जो ऋषभ था इसका तो एक्सीडेंट हो चुका था, यानी इसके ऊपर हमला हुआ था और इसकी दवा तो चल रही थी। इसलिए जो सपना होती है उन दवाओं को लेके आती है जो इसे सुरेंद्र यादव ने दी थी, जो मेडिकल स्टोर चलाता था। उसके बाद में बहुत ही चालाकी से जो सपना होती है ये उसकी दवाओं को बदल देती है और उसके बाद में एक की जगह 2 टैबलेट ये वो वाली देना शुरू करती है जो उसे उस मेडिकल स्टोर वाले ने दी थी ऋषभ को ख़त्म करने के लिए। अब उसके बाद में उन दवाओं का कुछ ऐसा ओवरडोज होता है कि मात्र 3 से 4 दिन के अंदर ही बिस्तर पर पड़े पड़े जो ऋषभ होता है वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। बहरहाल दोस्तों इस तरीके से इस चालाकी से मर्डर किया गया था सपना के द्वारा कि किसी को ये लगे ना कि ये मर्डर है, और ना तो सपना इस मामले में फंसे और ना तो वो किसी से शादी करना चाहती थी, ना तो वो सुरेंद्र से शादी करना चाहती थी, ना राज कपूर से करना चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी जब उसका पति ऋषभ मर जाए, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं था, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो राज करे और इन 2 लोगों से बात भी करे लगातार, इनसे अपने जिस्म की भूख भी मिटाए और अंततः वो उसकी दौलत पर नागिन बनकर बैठ जाए। लेकिन दोस्तों पुलिस ने बड़ी ही सावधानी से बहुत ही सफलतापूर्वक इस पूरे केस को सुलझाया और सुलझाने के बाद में लोगों तक ये पूरी बात पहुंचाई भी। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस तरीके का मर्डर, इस तरीके का दिमाग लगा के इस महिला ने करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच ना पाई। अच्छा दोस्तों ये पूरी कहानी थी, लेकिन आज की कहानी में कमेंट्स का जो सिलसिला है हम लोग आज से बंद करते हैं और अब से हम सिर्फ उन लोगों के कमेंट्स पढ़ा करेंगे जो लोग हमसे कमेंट्स में आदेश देंगे हमें और हमें रिक्वेस्ट करेंगे या फिर आदेश देंगे और बोलेंगे कल की वीडियो में हमारा नाम लेना है, तो सिर्फ उन लोगों के नाम लिया करेंगे। तो कल से आप लोग अगर रेगुलर कमेंट्स करते हैं तो मैं आपके सबके कमेंट्स तो पढ़ता ही रहूँगा, वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा, लेकिन वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी है, कमेंट्स पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के नाम लिए जाएँ तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें कि कल के वीडियो में हमारा नाम ज़रूर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।